गुड मॉर्निंग बच्चों। कल पेपर है। अपन एक थोरो रिवीजन ले रहे हैं जिसमें मैं आपको हर एक चीज़ डिस्क्राइब करूंगा। कोशिश कर रहे हैं कि इस 1.5 घंटे में अपन अपना पूरा सिस्टम रिवाइज कर लें। वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें सिर्फ ईयरफोन में लगाकर उसको सुनते जाएं। वन बाय वन टॉपिक हम कवर करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है एवरेज ड्यू डेट। अपन सिर्फ अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को रिवाइज करने के लिए ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो मीनिंग वगैरह सब अंडरस्टूड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन आपको ड्यू डेट देता है, अमाउंट देता है, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है फाइंड द एवरेज ड्यू डेट। सेकंड रिक्वायरमेंट ये भी आ सकती है, फाइंड द एवरेज ड्यू डेट एज वेल एज इंटरेस्ट। यदि क्वेश्चन में सिर्फ एवरेज ड्यू डेट पूछा है तो ड्यू डेट अमाउंट देगा। ड्यू डेट एवरेज ड्यू डेट के साथ इंटरेस्ट भी पूछा है तो पीरियड एंडिंग डेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। पहले एवरेज ड्यू डेट फाइंड करना है। 4 कॉलम्स बनाने हैं, ड्यू डेट, अमाउंट, डेस, प्रोडक्ट। ड्यू डेट 1 बाय 1 लिख लें, अमाउंट लिख लें। फर्स्ट डेट को बेस्ट डेट अज्यूम कर लेंगे। गिवन ड्यू डेट्स में से जो भी फर्स्ट डेट है उसको बेस्ट डेट अज्यूम कर लेंगे। ड्यू डेट टू बेस्ट डेट टू ड्यू डेट डेस काउंटिंग हो जाएगी। जो बेस्ट डेट हमने अज्यूम किए वहां से स्टार्ट करके ड्यू डेट तक डेज आ जाएंगे। 1 बाय 1 सभी डेज ले लेंगे। हम हमेशा फर्स्ट डेट को बेस्ट डेट अज्यूम करें ताकि कोई डेज माइनस में ना आए। एक साइड सी पॉसिबिलिटी है कि ड्यू डेट में डेट आगे पीछे है, तो अगर डेट सिंक्रोनिज्म नहीं है, सीक्वेंस में नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो ध्यान रखना अर्लीस्ट डेट को बेस्ट डेट लेना है। एक डेट जनवरी की है, एक डेट फरवरी की है, मार्च की है, अप्रैल की है, मई की है, तो जनवरी की डेट चाहे वो फर्स्ट नंबर पर हो, सेकंड नंबर पर हो या थर्ड नंबर पर हो, उसी को बेस्ट लेना है ताकि डेस प्लस में आए। अब डेस काउंटिंग के लिए 5 रूल्स ध्यान रखिए। स्टार्टिंग डे इग्नोर कर देंगे। 13 जनवरी से 31 मार्च काउंट करना है तो 14 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। सेकंड रूल है कौन सा मंथ 30 का और कौन सा 31 का होता है, इसके लिए अपना ये थंब, ठीक है, जो हड्डी वाला हिस्सा है वो 31 का है और जो अंडर गड्ढा बनता है 30 का है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसा। थर्ड रूल है फरवरी 28 की या 29 की। अगर ईयर 4 से डिविजिबल है तो फरवरी 29 की। 1996 डिवाइडेड बाय 4, 2000 डिवाइडेड बाय 4, 2004 डिवाइडेड बाय 4, ये सब 4 से डिविजिबल है तो ये फरवरी 29 की। और अगर 4 से डिविजिबल नहीं है, डिवाइड करने पर डेसिमल वैल्यू आती है, तो फरवरी 28 की। सपोज किसी क्वेश्चन ने ईयर नहीं दिया है तो ऑर्डिनरी ईयर मान रहा है, फरवरी को 28 की लेना है। ओके। पांचवा रूल है, सॉरी, फोर्थ रूल है, जब हम फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे तो डेस प्लस में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल 13 जनवरी को बेस्ट डेट अज्यूम किया, 13 जनवरी टू 8 फरवरी, 13 जनवरी टू 15 मार्च, 13 जनवरी टू 12 अप्रैल, ये सब डेस फॉरवर्ड काउंटिंग है तो डेस प्लस में आएंगे। फिफ्थ एंड लास्ट रूल, अगर रिवर्स काउंटिंग है तो डेज माइनस में आएंगे। क्वेश्चन ने अब 31 मार्च को बेस्ट डेट अज्यूम करने को बोला है और सारी ड्यू डेट बिफोर 31 मार्च है, तो 31 मार्च टू 13 जनवरी, मार्च से फरवरी, फरवरी से जनवरी आ रहे हैं, तो ये रिवर्स काउंटिंग है, अब डेज माइनस में आएंगे। बस अमाउंट का डेज से मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट आ गया। इन केस डेज माइनस में तो प्रोडक्ट माइनस में आएगा, ध्यान रखना। अब प्रोडक्ट और अमाउंट की, प्रोडक्ट कॉलम की और अमाउंट कॉलम की टोटल कर लिया, टोटल ऑफ अमाउंट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ये दो फैक्टर हमें मिल गए। अब एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला है बेस्ट डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट से नंबर ऑफ डेज आएंगे, इनको बेस्ट डेट में प्लस कर देंगे तो एवरेज ड्यू डेट आ जाएगा। ये एवरेज ड्यू डेट हमने फाइंड कर लिया। अब सपोज क्वेश्चन इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को बोल रहा है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है अमाउंट इनटू रेट बाय 100 इनटू डेज अपॉन 365 और 366। अगर लीप ईयर है तो अपॉन 366 होगा, सिंपल ईयर है तो अपॉन 365 होगा। अमाउंट की टोटल लेंगे, रेट क्वेश्चन देगा, रेट बाय 100 होगा, डेज कितने। एवरेज ड्यू डेट में इंटरेस्ट काउंट करने के लिए जो डेज लेना है वो एवरेज ड्यू डेट टू पीरियड एंडिंग डेट लेना है।
जो एवरेज ड्यूएट आपने फाइंड किए वहां से स्टार्ट करिए, जिस डेट का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को बोल रहा है उतना डेज कैलकुलेट करिए। फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट टू पीरियड एंडिंग डेट डेज आ जाएंगे, ये इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट को अप्रोक्सीमेट मत करना, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक शो करना, रुपीज वर्ड लिखना है, तो ये इस तरह से इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये ओवरऑल एवरेज ड्यूएट कैलकुलेट करने का बेसिक सिस्टम है। अब एवरेज ड्यूएट में एक टाइप का क्वेश्चन है, X sold goods to Y, he draws following bills on Y। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है। अब X Y को सेल कर रहा है और सेल के अगेंस्ट नीचे दिए हुए बिल ड्रॉ कर रहा है। क्वेश्चन आपको देगा डेट ऑफ बिल, ठीक है, अमाउंट और पीरियड ऑफ बिल। ये जो एक बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। जो डेट ऑफ बिल दी हुई है और जो पीरियड ऑफ बिल दिया है उतने टाइम आगे जाना है, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करना है तो ड्यू डेट आएगी। फॉर एग्जाम्पल 3 जुलाई को 3 मंथ्स का बिल ड्रॉ किया तो 3 अगस्त, 3 सितंबर, 3 अक्टूबर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 6 अक्टूबर, ये ड्यू डेट होगी। फिर दूसरा बिल ड्रॉ किया 18 जुलाई को 2 मंथ्स का, 18 अगस्त, 18 सितंबर प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 21 सितंबर, ऐसे 1 बाय 1 ड्यू डेट लेंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड होते हैं, सेल के केस में 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करना है। X सोल्ड गुड्स ऑन X सोल्ड गुड्स टू Y, ठीक है, ड्यू डेट एज फॉलोइंग, ठीक, यहां पर है 3 जुलाई 3 मंथ्स, तो 3 जुलाई टू 3 अगस्त, 3 सितंबर, 3 अक्टूबर ओनली, 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करना है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड होंगे और इस सेल के केस में 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं हो, ठीक है। फिर एवरेज ड्यूएट में एक और टाइप का क्वेश्चन है, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन। एक्स वाई को सोल्ड करता है, वाई एक्स को सोल्ड करता है, ठीक है, दोनों 1 मंथ का क्रेडिट एक दूसरे को देते हैं। 3 ट्रांजेक्शन गुड सोल्ड बाय एक्स के, 3 ट्रांजेक्शन गुड सोल्ड बाय वाई के, दीज आर सेलिंग डेट। अब आप इसमें 1 महीना आगे बढ़ाएंगे तो ड्यू डेट आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 13 सितंबर को पहला गुड सोल्ड हुआ तो उसकी ड्यू डेट आएगी 13 अक्टूबर। फिर सुन लीजिए, बिल नहीं है, सेल है, तो 3 डेज ग्रेस ऐड नहीं करना है, ठीक है, ऐसे 1 बाय 1 ड्यू डेट आ गई। ऐसे वाई ने एक्स को सोल्ड किया है, सपोज 20 सितंबर को सोल्ड किया है, आफ्टर 1 मंथ 20 अक्टूबर ड्यू डेट होगी। अब म्यूचुअल ट्रांजेक्शन की एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है तो इसमें 8 कॉलम्स पैरेलल बनेंगे, 4 इधर और 4 इधर, ठीक है, पैरेलल बनाओ, ठीक। पहला पॉइंट है गुड सोल्ड बाय एक्स, ड्यू डेट अमाउंट डेस प्रोडक्ट, गुड सोल्ड बाय वाई, ड्यू डेट अमाउंट डेस प्रोडक्ट। एक्स की 3 ड्यू डेट, वाई की 3 ड्यू डेट लिख ली, एक्स के 3 अमाउंट, वाई के 3 अमाउंट लिख लिए। अब आपके ऊपर वाली टेबल पर 6 ड्यू डेट्स हैं, इधर एक्स की 3, इधर वाई की 3। इन 6 में से जो अर्लीस्ट डेट है उसको बेस्ट डेट अज्यूम करना है, ठीक है, वो x या y किसी में से भी हो सकती है। सबसे पहले वाली डेट को बेस्ट डेट अज्यूम करना है और एक कॉमन बेस्ट डेट अज्यूम करना है जिससे दोनों की डेज काउंटिंग होगी, ठीक है। अब हमने सपोज 6 सितंबर को बेस्ट डेट अज्यूम किया तो ये बेस्ट डेट है 6 सितंबर। अब 6 सितंबर से x के ड्यू डेट तक के डेज काउंट कर लो, 6 सितंबर से y के ड्यू डेट तक के डेज काउंट कर लो। अब x के अमाउंट और डेज का मल्टीप्लाई करके x के प्रोडक्ट आ गए, y के अमाउंट और डेज का मल्टीप्लाई करके y के प्रोडक्ट आ गए। दोनों प्रोडक्ट की टोटल लगा लो, दोनों अमाउंट की टोटल लगा लो। म्यूचुअल ट्रांजैक्शन की एवरेज ड्यूएट फाइंड करने का फॉर्मूला, बेस्ट डेट प्लस डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट। डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट से नंबर ऑफ डेज आए उनको बेस्ट डेट में प्लस कर दिया, ये एवरेज ड्यूएट आ गई, ठीक बेटा। म्यूचुअल ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करना है, एक्स वाई को सेल कर रहा है, वाई एक्स को सेल कर रहा है और दोनों चाहते हैं बैलेंस अमाउंट का पेमेंट करना। एक्स ने जितना माल बेचा, सपोज एक्स ने 20,000 का वाई को माल बेचा, वाई ने एक्स को 12,000 का गुड सोल्ड किया और वो दोनों बैलेंस अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट मतलब 8,000 सेटल करना चाहते हैं। इसकी एवरेज ड्यूएट क्या है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ये बेटा ओवरऑल एवरेज ड्यूएट का कंप्लीट नॉलेज है। चलिए अगला टॉपिक आता है हमारा अकाउंट करंट। कौन किसको अकाउंट करंट भेज रहा है,
पहले क्वेश्चन से ढंग से पढ़ ले। सपोज दो पार्टीज हैं ए एंड बी, ए ने बी को अकाउंट करंट भेजा, पहले एक टाइटल आ जाएगा, टाइटल में रिसीवर का नाम पहले और सेंडर का नाम बाद में आता है। बी इन अकाउंट करंट विथ ए बी को भेज रहा है, ठीक है, तो बी इन अकाउंट करंट विथ ए एज ऑन, ये फॉर्मेलिटी कंपलसरी अप्लाई करना है। अब इसके फॉर्मेट में कितने कॉलम्स बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डैश, प्रोडक्ट, ये डेबिट साइड है, वहां डेबिट लिख दो आप। इधर क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डैश, प्रोडक्ट, ये कंप्लीट पूरा फॉर्मेट बनाना है अपने को, ठीक है। अब हमारा एग्जांपल है ए बी को अकाउंट करंट भेज रहा है, तो बेटा ए की बुक है और उसमें बी का अकाउंट है, सारे ट्रांजैक्शन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना, ठीक है। अगर सपोज क्वेश्चन ने बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शन दिया है तो उसको रिवर्स कर देना। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बोलता है बी परचेज गुड्स, तो फिर आप ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि बी ने परचेस किया मतलब ए ने सेल किया। ए की बुक में बी का अकाउंट बन रहा है तो सारे ट्रांजैक्शन ए के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे और बी का नाम यूज करके एंट्री बनाएंगे या बी के अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। भाई एंट्री से पोस्टिंग करो या डायरेक्ट पोस्टिंग करो, ठीक है। सबसे पहले बैलेंस ओइंग फ्रॉम बी, ओपनिंग बैलेंस में कंफ्यूजन है, बहुत सिंपल सी बात है। ए की बुक बन रही है, ए को पैसा लेना है तो डेबिट बैलेंस, एक पेमेंट करेगा तो क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस ओइंग फ्रॉम बी टू बैलेंस बीडी, बैलेंस ओइंग टू बी तो बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू बी टू सेल, कैश पेड टू बी टू कैश, गुड्स परचेज फ्रॉम बी बाय परचेज, कैश रिसीव फ्रॉम बी बाय कैश, बिल ड्रॉन ऑन बी, बी पर बिल ड्रॉ किया। फिर यहां अलर्ट रहना, ए जिसकी बुक बना रहे हो इसने अगर बिल ड्रॉ किया है तो बाय बी आर, इसने बिल एक्सेप्ट किया है तो टू बीपी, बिल ड्रॉन ऑन बी बाय बी आर, बी इज एक्सेप्टेड, बी एक्सेप्टेड बिल मतलब बी ने बिल एक्सेप्ट किया, ठीक है, या ए ने ड्रॉ किया, दोनों सेम मीनिंग, ठीक है। फिर आता है बीज बिल एक्सेप्टेड बाय ए, तो ये आ जाएगा टू बी, ठीक है। ए ने बिल ड्रॉ किया तो बाय बी आर, ए ने बिल एक्सेप्ट किया तो टू बी पी। ये 6 ट्रांजेक्शन मैक्सिमम आते हैं, ठीक। अब आपने क्वेश्चन देखकर पोस्टिंग की, अमाउंट लिखा और ड्यू डेट लिखी, 3 चीजें क्वेश्चन से हमें ऑप्ट करनी है इस टेबल में। पर्टिकुलर में क्या पोस्टिंग करना है, डेबिट क्रेडिट में अमाउंट कितना है, ड्यू डेट क्या है। अब ड्यू डेट का फ्लो ध्यान रखना, बीआरबीपी में हमेशा ड्यू डेट होगी, बैलेंस और कैश में कभी भी ड्यू डेट नहीं होगी, परचेस और सेल में ड्यू डेट ऑप्शनल है। क्वेश्चन ने बोला है जो डेट दी है वो ड्यू डेट परचेस सेल के सामने लिख दो, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो नहीं लिखना, ठीक। एक पॉइंट रिमाइंडर करिएगा, सपोज ए ने बी को सेल किया, ओके। अब मान लीजिए वो डेट है 18 अगस्त, 18 अगस्त टू सेल, अब उसकी ड्यू डेट है 31 अगस्त, ठीक है। 18 अगस्त को सेल किया, सपोज 2000 का, 18 अगस्त टू सेल 31 अगस्त 2000। अब अगले ट्रांजैक्शन में क्वेश्चन क्या लिख रहा है, बी रिटर्न द गुड्स सोल्ड आउट ऑफ 18 अगस्त, जो 18 अगस्त को सेल किया था उसमें से बी 1000 का रिटर्न कर रहा है, तो ये बाय सेल्स रिटर्न हो जाएगा। टू सेल्स, उसमें से 1000 का रिटर्न आ गया, बाय सेल्स रिटर्न, ठीक है। और उस सेल्स रिटर्न की ड्यू डेट वही होगी जो सेल की थी। टू सेल 18 अगस्त ट्रांजैक्शन, ड्यू डेट 31 अगस्त, इसी में से स्पेसिफाई होना चाहिए, ध्यान रखना, क्लियर लिखा होना चाहिए कि 18 अगस्त को जो सेल किया था उसमें से 1000 का रिटर्न आया 3 दिन बाद, तो वो बाय सेल्स रिटर्न की ड्यू डेट ऑटोमेटिक 31 अगस्त हो जाएगी, ओके, ये ध्यान रखना। अब कुछ ट्रांजैक्शन अकाउंट करंट में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते हैं, बी मेट द बिल, बी ने बिल का पेमेंट कर दिया, ठीक है ना, तो एंट्री जो होगी वो कैश टू बी आर होगी, मतलब बी ने बिल मैट कर दिया, ए के लिए वो बी आर था,
तो ए को बी आर का पैसा मिला है, कैश टू बी आर, एंट्री में बी वर्ड नहीं आ रहा है तो पोस्टिंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ट्रांजैक्शन है बिल्कुल अलर्ट ट्रैकर की, पोस्टिंग में अगर बी का नाम आ रहा है तो अकाउंट करंट में आएगा, अगर पोस्टिंग में बी का नाम नहीं आ रहा है तो उसको ओमिट कर दो। ठीक बेटा, ये सारे ट्रांजेक्शन्स लिख लिए। अब डिस्काउंटिंग फ्रॉम ड्यू डेट टू पीरियड एंडिंग डेट, ड्यू डेट से स्टार्ट करके ऊपर जो एज ऑन डेट दी है वहां तक के डिस्काउंटिंग करना है, ठीक है। अगर जिस ट्रांजेक्शन में ड्यू डेट नहीं दी है वहां ट्रांजेक्शन डेट से पीरियड एंडिंग डेट तक के डेज काउंट करना है, ये सारे डेज आ जाएंगे। अगर किसी ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट उस पीरियड एंडिंग डेट के बाद आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपको अकाउंट करंट बनाना है 31 दिसंबर का और बाय बीआर में ड्यू डेट आ रही है 8 फरवरी, तो 8 फरवरी से 31 दिसंबर रिवर्स काउंटिंग होगी, वो डेज माइनस में आएंगे। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, अगर कोई ड्यू डेट पीरियड एंडिंग डेट के बाद आए तो डेज माइनस में आएंगे, ठीक है। अब माइनस में डेज लिखना कोई गलत नहीं है, -39 ऐसा हम यहां पर लिख देंगे। अब अमाउंट का डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट आ जाएंगे, सारे डेज पॉजिटिव हैं, ठीक है ना, एक या दो को छोड़कर सारे डेज पॉजिटिव हैं, तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय डेज इक्वल टू प्रोडक्ट। लेकिन जिस ट्रांजैक्शन में डेज माइनस में आए थे, फॉर एग्जांपल बाय बीआर 1000 और डेज कॉलम में लिखा है -39, तो रिलेटेड साइड डैश कर देंगे और अपोजिट साइड बाय का 2 में 2 रेडिंग प्रोडक्ट हो जाएगा। रेडिंग प्रोडक्ट में वही डेट लिखना है जो बाय बीआर की थी, और रेडिंग प्रोडक्ट में ना तो अमाउंट लिखना है ना डेज लिखना है, सीधे प्रोडक्ट अमाउंट में लिख देना है, ठीक है। 1000 मल्टीप्लाई बाय 39, टू रेडिंग प्रोडक्ट 39,000। सपोज डेबिट में 2 सेल, अब 2 सेल की ड्यू डेट है 14 जनवरी, अब 14 जनवरी टू 31 दिसंबर -14 डेज आ गए, 2000 अमाउंट है, तो डेबिट में डैश हो जाएगा प्रोडक्ट कॉलम में और क्रेडिट में आ जाएगा बाय रेडिंग प्रोडक्ट 28,000। बस इस तरह से सारे प्रोडक्ट लिखने के बाद प्रोडक्ट कॉलम का बैलेंसिंग कर दो। क्रेडिट में आ रहा है बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, डेबिट में आ रहा है टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, राइट। लास्ट डेट ऑफ ईयर 31 दिसंबर पर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट कॉलम का टोटल लगा दो, ठीक है। हमेशा 2-3 लाइनें खाली छोड़कर टोटल लगाना, क्योंकि अभी बैलेंस सीडी और इंटरेस्ट दोनों लिखना है। अब नीचे फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इंटरेस्ट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 365 और 366। यहाँ पे भी ध्यान रखना, अगर ईयर ना दे तो 365 ले लेना। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट लिख दो, रेट क्वेश्चन ने दिए वो ले लो, अपॉन 100 इंटू 365 इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। अप्रोक्सीमेट मत करना, 2 डिजिट तक इंटरेस्ट की अमाउंट को लेना, ठीक है। अब ये बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट है तो 2 इंटरेस्ट आ जाएगा, जस्ट अपोजिट टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अगर 2 बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट है तो बाय इंटरेस्ट आ गया अमाउंट कॉलम में। अब अमाउंट कॉलम का बैलेंसिंग कर लो। एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऐसा लिखा होता है कि अमाउंट टू बी टेकन एज इन नियरेस्ट रूपी, नियरेस्ट रूपी वर्ड ध्यान रखना, वहां पर अप्रोक्सीमेट करना है। क्वेश्चन अगर नियरेस्ट रूपी में इंटरेस्ट लेने को नहीं बोल रहा है तो अप्रोक्सीमेट मत करना, नियरेस्ट रूपी में लेने को बोले तो इंटरेस्ट को अप्रोक्स कर लेना, अमाउंट भी अप्रोक्सीमेट आएगा। 0.5 से कम है तो छोड़ दो, 0.5 या 0.5 से ज्यादा है तो 1 रुपया बढ़ा दो। बाय बैलेंस सीडी जो भी आ रहा है अमाउंट का, वो लिखने के बाद अमाउंट कॉलम की भी टोटल कर लेना। 2 टोटल होती है, एक अमाउंट कॉलम की, एक प्रोडक्ट कॉलम की, डैश कॉलम की टोटल नहीं होती, ठीक है। ये अपना अकाउंट करंट का एक 2 ट्रेडर का मेथड है। इसमें अपन ने प्रोडक्ट मेथड भी ले लिया, रेडिंग प्रोडक्ट भी ले लिया, क्लियर। इसके बाद एक मेथड और आता है पीरियोडिकल बैलेंस मेथड। बैंक अपने कस्टमर को जो अकाउंट करंट बनाकर भेजती है उसको पीरियोडिकल बैलेंस मेथड से डील करते हैं, ठीक है। कस्टमर बैंक में डिपॉजिट करता है, कस्टमर बैंक से विड्रॉ करता है। क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 डिपॉजिट दे देगा, 1 बाय 1 विड्रॉ दे देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के केस में डबल होती है, डिफरेंट होती है। डेबिट की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, क्रेडिट की रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है प्रिपेयर अकाउंट करंट टू बी रेंडर्ड बाय बैंक टू कस्टमर। ऊपर हेडिंग आ जाएगा कस्टमर इन अकाउंट करंट विद बैंक एज ऑन। अब यहाँ फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, डेट, पर्टिकुलर, डिपॉजिट, विड्रॉ, डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट,
बैलेंस, डैश, डेबिट प्रोडक्ट, क्रेडिट प्रोडक्ट। ठीक, सबसे पहले क्वेश्चन देखकर, पीरियोडिकल बैलेंस मेथड है, बैंक का करंट अकाउंट बना रहे हैं, बैंक का अकाउंट करंट बना रहे हैं, तो प्रॉपर डेट के ऑर्डर में ट्रांजैक्शन लिखना, एक भी डेट ऊपर नीचे नहीं करना है। अगर कस्टमर पैसा डिपॉजिट कर रहा है तो पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय कैश, एक ही पर्टिकुलर में बाय और टू दोनों आता है, तो डिपॉजिट के लिए लिखेंगे बाय कैश और विड्रॉ के लिए लिखेंगे टू सेल्फ। ठीक है, अमाउंट डिपॉजिट है तो डिपॉजिट कॉलम में, विड्रॉ है तो विड्रॉ कॉलम में। डिपॉजिट विड्रॉ प्रॉपर लिखने के बाद क्वेश्चन साइड में रख दो। अब डिपॉजिट और विड्रॉ को कंपेयर करके ईच ट्रांजैक्शन बैलेंसिंग करेंगे। कस्टमर ने 3000 डिपॉजिट किया तो 3000 क्रेडिट बैलेंस, फिर कस्टमर ने 2000 डिपॉजिट कर दिया, 5000 क्रेडिट बैलेंस। कस्टमर ने 4000 विड्रॉ कर लिया, 1000 अभी भी क्रेडिट बैलेंस। फिर से रिमाइंडर कर लो, जब तक कस्टमर का पैसा बैंक में डिपॉजिट है क्रेडिट बैलेंस रहेगा, और कस्टमर ओवर ड्रॉन कर ले तो डेबिट बैलेंस बनेगा। 4000 विड्रॉ कर लिया, 1000 अभी भी क्रेडिट बैलेंस है। फिर 3000 डिपॉजिट हो गया, 4000 क्रेडिट बैलेंस। अब कस्टमर ने 5000 विड्रॉ कर लिया तो 1000 डेबिट बैलेंस बन जाएगा। फिर 3000 डिपॉजिट किया, 1000 डेबिट था, 3000 और डिपॉजिट किया तो 2000 डेबिट बैलेंस बन जाएगा। ऐसे इंडिविजुअल हर डिपॉजिट विड्रॉ के बाद बैलेंसिंग कर लिया। अब आती है डेस काउंटिंग की बात। एक पहले ट्रांजैक्शन से दूसरे ट्रांजैक्शन के बीच के डेस। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ है सपोज 1 जनवरी, सेकंड ट्रांजैक्शन हो रहा है 20 जनवरी, 1 जनवरी टू 20 जनवरी 19 डेज। ठीक है, फिर अगला ट्रांजैक्शन हो रहा है 8 फरवरी, तो सेकंड ट्रांजैक्शन से थर्ड ट्रांजैक्शन के डेज। ध्यान रखना, फर्स्ट ट्रांजैक्शन से सेकंड ट्रांजैक्शन के डेज प्लस पहले में आ जाएंगे, सेकंड से थर्ड में सेकंड में आ जाएंगे, थर्ड से फोर्थ में थर्ड में आ जाएंगे, फोर्थ से फिफ्थ के डेज फोर्थ में आ जाएंगे, फिफ्थ से सिक्स के डेज फिफ्थ में आ जाएंगे, और लास्ट ट्रांजैक्शन को ईयर एंडिंग डेट तक डेज काउंट कर लो, ये सारे डेज आ जाएंगे। ठीक है, पीरियोडिकल बैलेंस मेथड में भूल कर भी ट्रांजैक्शन डेट टू पीरियड एंडिंग डेट ट्रांजैक्शन काउंट मत करना। ठीक है, डेज आ गए। अब बैलेंस का डेज से मल्टीप्लाई कर दो। अगर बैलेंस क्रेडिट है तो प्रोडक्ट क्रेडिट, और बैलेंस डेबिट है तो डेज से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट। बैलेंस का डेज से मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट आएगा। डेबिट बैलेंस है तो डेबिट प्रोडक्ट, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट प्रोडक्ट। अब सारे प्रोडक्ट लिखने के बाद दोनों प्रोडक्ट के कॉलम की टोटल लगा लो, डेबिट प्रोडक्ट क्रेडिट प्रोडक्ट अमाउंट आ गया। अब यहाँ इंटरेस्ट का फॉर्मूला, डेबिट इंटरेस्ट इज इक्वल टू डेबिट प्रोडक्ट इनटू डेबिट रेट अपॉन 100 इंटू 365 या 366, ये डेबिट इंटरेस्ट आ गया। क्रेडिट प्रोडक्ट इनटू क्रेडिट रेट अपॉन 100 इंटू 366, ये क्रेडिट प्रोडक्ट आ गया। बड़े प्रोडक्ट में से छोटा, सॉरी बड़े इंटरेस्ट में से छोटा इंटरेस्ट लेस कर दो, डिफरेंस आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया। अगर क्रेडिट इंटरेस्ट है ज्यादा, डिफरेंस क्रेडिट इंटरेस्ट है तो बाय इंटरेस्ट, और डेबिट इंटरेस्ट है तो टू इंटरेस्ट। डेबिट इंटरेस्ट विड्रॉ कॉलम में आएगा, क्रेडिट इंटरेस्ट डिपॉजिट कॉलम में आ जाएगा। अब इस इंटरेस्ट को लेकर फाइनल बैलेंस निकाल दो, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस अकाउंट करंट में जो ओपनिंग बैलेंस की डेज काउंटिंग होती है, चाहे ट्रेडर की या बैंक की, ओपनिंग बैलेंस वाला डे काउंट करना है, कंसीडर करना है। बाकी ट्रांजैक्शन में स्टार्टिंग डे छोड़ना है, बैलेंस वाला डे इंक्लूड करना है। बस बेटा ये अकाउंट करंट का सिस्टम है। चलिए, थर्ड टॉपिक आता है हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती हैं, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेइंग। तीनों की बुक्स में हमें जर्नल एंट्री पास करना होती है, और बेसिक इन्हीं एंट्रीज से बेसिक क्वेश्चन भी होते हैं और अकोमोडेशन बिल भी होता है। तो वन बाय वन एक एक कंडीशन को रिवाइज करते हुए चले। व्हेन बिल इज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट किया। ड्रॉवर की बुक में एंट्री हो जाएगी बी आर डेबिट टू ड्रॉई, बिल आ रहा है बी आर डेबिट, ड्रॉई से आ रहा है एज ए गिवर ड्रॉई क्रेडिट। ड्रॉई की बुक में एंट्री हो जाएगी ड्रॉवर डेबिट टू बीपी। ठीक है, नरेशन जरूर लिखना है, पूरा फॉर्मेट बनाकर, डेट पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, एलएफ ऑप्शनल है, बनाओ नहीं बनाओ चलेगा। ठीक है,
किसकी बुक बना रहे हो, इन द बुक्स ऑफ, और जर्नल एंट्री, और फिर एक 1 बाय 1 एंट्री देना है। डेट अगर क्वेश्चन ने दिए तो डेट कॉलम में लिखेंगे, नहीं दिए तो सीरियल नंबर 1 2 3 लिखेंगे, नरेशन जरूर लिखेंगे। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड, व्हेन बिल इज मेट, कैश डेबिट टू बीआर, ड्रॉवर की बुक में, ड्रॉवी की बुक में बीपी डेबिट टू कैश। थर्ड कंडीशन, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, ड्रॉवर ने बिल को बैंक से डिस्काउंटिंग करवा लिया, पैसा बैंक में आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ड्रॉवर का एक्सपेंस है, डिस्काउंट डेबिट, बीआर गया टू बीआर, बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बीआर। ड्रॉवी की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। फिर उसके बाद आता है व्हेन बिल इज रिटायर्ड, जब ड्रॉवी ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दे तो बिल का रिटायरमेंट हो जाता है। अब ड्रॉवी ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर रहा है तो ड्रॉवर ड्रॉवी को रिबेट देता है। रिटायरमेंट के केस में ड्रॉवर ड्रॉवी को रिबेट देता है, तो ड्रॉवर के लिए रिबेट एक्सपेंस, ड्रॉवी के लिए इनकम। ड्रॉवर की बुक में एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर, कैश आ रहा है डेबिट, रिबेट एक्सपेंस है, रिबेट डेबिट टू बीआर। कुछ क्वेश्चन में रिबेट का डायरेक्ट अमाउंट दे देता है, कुछ क्वेश्चन में रिबेट काउंट करनी पड़ेगी। ध्यान रखना रिबेट के लिए किस डेट पर बिल रिटायर हो रहा है और बिल की मैच्योरिटी डेट क्या है। ठीक है ना, मैच्योरिटी डेट से कितने पहले पेमेंट हुआ। सपोज बिल का मैट हो रहा है 1 मार्च को और मैच्योरिटी डेट है आपकी 4 मार्च को बिल रिटायर हो रहा है, 4 अप्रैल मैच्योरिटी डेट है, तो 1 महीने की रिबेट लगेगी। ठीक है, रिबेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही, बी आर अमाउंट इंटू रेट बाय 100 इंटू मंथ अपॉन 12। सपोज डेज में आ रही है रिबेट तो फिर डेज में निकालना, तो इस तरह से रिबेट आ जाएगी। अब ड्रॉवी की बुक में एंट्री बीपी डेबिट टू कैश टू रिबेट, रिटायरमेंट ऑफ बिल हो गया। फिर आता है व्हेन बिल इज सेंड फॉर कलेक्शन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में 2 एंट्री होगी। व्हेन बिल इज सेंड, व्हेन बिल इज सेंड तो एंट्री होगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट टू बीआर। व्हेन बिल इज कलेक्टेड, बैंक डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। कभी स्पेसिफिक चार्जेस मेंशन कर दे यहां पर तो बैंक डेबिट, बैंक चार्जेस डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ड्रॉवी की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। ड्रॉवी जब जब बिल मैट करेगा बीपी टू कैश एंट्री बार बार करना है, वो हमने ऊपर पढ़ लिया है। नेक्स्ट अगली कंडीशन आती है व्हेन बिल इज एंडोस्ड, जब कोई बिल एंडोस्ड होगा तो जिसने एंडोस किया वो एंडोसर और जिसको एंडोस हुआ है वो एंडोसी। पर्सन हु एंडोस द बिल कॉल एंडोसर, पर्सन टू हुम द बिल इज एंडोस इज एंडोसी। यहां एंडोसर की बुक में एंट्री कर रहे हैं अपन। ड्रॉवर एंडोसर है लेकिन अब उसको ड्रॉवर ना बोलते हुए एंडोसर बोलेंगे, तो एंट्री क्या होगी, एंडोसी डेबिट टू बीआर। ठीक है, और इधर एंडोसी की बुक में क्या एंट्री होगी, बीआर डेबिट टू एंडोसर। ठीक है, ड्रॉवी की बुक में एंडोसमेंट की कोई एंट्री नहीं होती। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है, इसको अच्छे से समझ लेना। ड्रॉवर या उसकी कंसर्न पार्टी ने ड्रॉवी पर बिल प्रेजेंट किया और ड्रॉवी ने पेमेंट करने से मना कर दिया, ये डिसऑनर है। डिसऑनर में बिल के प्रेजेंटेशन को प्रूफ करने के लिए नोटिंग करवाया जाता है। ये नोटिंग चार्जेस होल्डर ऑफ बिल पे करता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, और अगर क्वेश्चन मेंशन कर दे कि नोटिंग चार्जेस इसने के पे किया है तो वैसा करना है। होल्डर का मीनिंग ड्रॉवर खुद प्रेजेंट कर रहा है तो ड्रॉवर होल्डर है, डिस्काउंटिंग के केस में बैंक होल्डर है, कलेक्शन के केस में बैंक होल्डर है, एंडोसमेंट के केस में एंडोसी होल्डर है। होल्डर विल पे नोटिंग चार्जेस। ठीक है, अब नोटिंग चार्जेस बियर कौन करेगा, तो ड्रॉई करेगा। ठीक, 4 कंडीशन में ड्रॉवर की बुक में डिसऑनर की एंट्री होती है। व्हेन बिल इज प्रेजेंटेड बाय ड्रॉवर हिमसेल्फ, ड्रॉवर खुद बिल को प्रेजेंट कर रहा है, तो पहली एंट्री की थी बीआर टू ड्रॉई, आज उस एंट्री को रिवर्स मार देंगे, ड्रॉई डेबिट टू बीआर। ठीक है, दूसरा एक और लॉजिक बना सकते हो, ड्रॉई से पैसा लेना है इसलिए ड्रॉई डेबिट और बीआर कैंसिल हो रहा है तो बीआर क्रेडिट। इस सिचुएशन में होल्डर ड्रॉवर खुद है तो नोटिंग चार्जर ड्रॉवर पे कर रहा है, तो ड्रॉवर की पॉकेट से कैश जा रहा है तो यहां लिखेंगे टू कैश, ड्रॉई डेबिट टू बीआर टू कैश। ठीक, सेकंड केस व्हेन बिल इज प्रेजेंटेड बाय बैंक इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग,
ड्रॉवर ने पास्ट में बिल बैंक से डिस्काउंटिंग कराया था, आज बैंक बिल प्रेजेंट कर रही है और डिसऑनर हो रहा है। दो क्वेश्चन अपने आप से करो फिर एंट्री करना, भूलो मत, यही थॉट अच्छे से याद रखना। पेपर में अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आए, डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्री कर रहे हो ड्रॉवर की बुक में, तो दो क्वेश्चन, पैसा किससे लेना है सर, ड्रॉई से लेना है। ड्रॉई से पैसा लेना है तो एज ए डेटर ड्रॉई डेबिट, किसे देना है, बैंक को देना है। बैंक को पैसा ड्रॉई से नहीं मिला तो बैंक ड्रॉवर से लेगा, तो बैंक को रिटर्न करना है, तो एज ए क्रेडिटर बैंक क्रेडिट। ड्रॉई से पैसा लेना है एज ए डेटर ड्रॉई डेबिट, बैंक को रिटर्न करना है एज ए क्रेडिटर बैंक क्रेडिट। इस सिचुएशन में होल्डर बैंक है, नोटिंग चार्जेस बैंक ने पे किया, तो बैंक को विथ नोटिंग चार्जेस अमाउंट रिटर्न करना है और ड्रॉवी से विथ नोटिंग चार्जेस अमाउंट लेना है। तो एंट्री सिर्फ इतनी होगी ड्रॉई टू बैंक और अमाउंट आएगा विथ नोटिंग चार्जेस। ओके। तीसरा केस, व्हेन बिल प्रेजेंटेड बाय बैंक इन केस ऑफ कलेक्शन, कलेक्शन के लिए भेजा था तब एंट्री की थी बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बीआर, आज वो डिसऑनर हो गया, तो फिर वही पैसा किससे लेना है, ड्रॉई से, ड्रॉई डेबिट। अब रिटर्न किसी को नहीं करना है, ठीक है ना, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो जाएगा, ड्रॉई डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इस सिचुएशन में अगर होल्डर ने नोटिंग चार्जेस पे किया है तो होल्डर बैंक है, तो बैंक ने नोटिंग चार्जेस जो पे किया उसका पैसा बैंक को अलग से लौटाना है। तो ध्यान रखना यहां पर एंट्री इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस नहीं होगी, ड्रॉई डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक। ओके। फोर्थ केस, व्हेन बिल इज प्रेजेंटेड बाय एंडोसी, एंडोसी को बिल दिया था, डिसऑनर हो गया, पैसा किससे लेना है, ड्रॉई से, रिटर्न किसे करना है, एंडोसी को, ड्रॉई डेबिट टू एंडोसी विथ नोटिंग चार्जेस। हर एक सिचुएशन में ध्यान रखना कि यदि ड्रॉवर ने नोटिंग चार्जेस पे किया है, कोई भी केस हो टू कैश आएगा, और ड्रॉवर की बुक में डिसऑनर की एंट्री में नोटिंग चार्जेस वर्ड तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। अभी भी कुछ बच्चों की मिस्टेक हो रही है, हटा दो, नोटिंग चार्जेस वर्ड सिर्फ और सिर्फ ड्रॉवी यूज करता है। ड्रॉवर ने अगर नोटिंग चार्जेस पे किया अपनी पॉकेट से तो टू कैश आएगा, ठीक है ना, और ड्रॉवर ने अगर नोटिंग चार्जेस पे नहीं किया, होल्डर ने किया, तो कुछ भी नहीं आएगा। बस ये डिसऑनर की ड्रॉवर की एंट्री है। अब ड्रॉवी की बुक में डिसऑनर की एंट्री, पहले बिल एक्सेप्ट किया था तब एंट्री की थी ड्रॉवर टू बीपी, आज जब बिल डिसऑनर हो गया तो रिवर्स मार देगा बीपी टू ड्रॉवर। अब नोटिंग चार्जेस ड्रॉवी को बियर करना है तो नोटिंग चार्जेस भी डेबिट, बीपी डेबिट, नोटिंग चार्जेस डेबिट टू ड्रॉवर, ओवर, ठीक है। अब रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल में ड्रॉवर, रिन्यूअल ऑफ बिल की केस में ड्रॉवर की बुक में एंट्री बीआर अकाउंट डेबिट न्यू बिल, न्यू बिल का अमाउंट लास्ट में क्लियर होता है, ठीक है, तो अभी अमाउंट मत लिखो, बीआर डेबिट न्यू बिल। कैश डेबिट, रिन्यूअल में ड्रॉवी ड्रॉवर को कैश देता है, दिस इज पार्ट पेमेंट, ड्रॉवर को कैश मिल रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। टू इंटरेस्ट, रिन्यूअल में ड्रॉवर ड्रॉवी पर इंटरेस्ट लगाता है तो इंटरेस्ट इनकम है टू इंटरेस्ट, और पुराना बिल कैंसिल हो रहा है टू बी आर ओल्ड बिल, ठीक है, टू बी आर ओल्ड बिल की अमाउंट मालूम है। इंटरेस्ट हमेशा रिमेनिंग अमाउंट पर कैलकुलेट करना, ओल्ड बिल में से पार्ट पेमेंट लेस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट पर कितने नए पीरियड का बिल ड्रॉ हो रहा है उतने मंथ्स का, वो टू इंटरेस्ट भी आपको मालूम है। कैश डेबिट पार्ट पेमेंट भी मालूम है, दो डेबिट के अमाउंट में से कैश डेबिट माइनस कर दो, बीआर डेबिट अपने आप आ जाएगा। ओके। ड्रॉवी की बुक में बीपी डेबिट ओल्ड बिल, इंटरेस्ट डेबिट क्योंकि ड्रॉवी का एक्सपेंस है, टू कैश पेमेंट हो गया, और टू बीपी न्यू बिल, ये रिन्यूअल ऑफ बिल। तो बेटा बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अल्टीमेट इतनी एंट्री होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, राइट। अब बाकी सारे सिंपल क्वेश्चन इससे हो जाते हैं। अकोमोडेशन बिल एक पार्ट है, ड्रॉवर सॉरी दो बिजनेस पार्टीज, दोनों को कैश की नीड है, दोनों ने एक दूसरे पर बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्ट किया, अपनी अपनी बैंक से बिल डिस्काउंटिंग कराया, मैच्योरिटी पर दोनों अपनी अपनी एक्सेप्टेंस को मैट कर देते हैं, तो दोनों के बीच में ये जो बिल डील हो रहा है इसको हम बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। अब अकोमोडेशन में जो दो टाइप के क्वेश्चन है याद कर लीजिएगा, एक टाइप है विनोद एंड प्रमोद, क्वेश्चन इतना फेमस है कि वो एक ब्रांड बन गया, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है, दोनों को कैश की नीड है, विनोद ने प्रमोद पर बिल ड्रॉ किया, बिल विनोद ने डिस्काउंटिंग कराया, दोनों ने अमाउंट आधा आधा शेयर कर लिया। एक महीने बाद फिर कैश की नीड आई,
प्रमोद ने विनोद पर बिल ड्रॉ किया, दोनों ने, प्रमोद ने बिल डिस्काउंटिंग कराया, दोनों ने अमाउंट आधा आधा शेयर कर लिया, हो गया। ड्यू डेट आई, प्रमोद ने बिल डिसऑनर कर दिया, पहला बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है। अब चूंकि बिल प्रमोद ने डिसऑनर कर दिया तो विनोद ने विथ इंटरेस्ट एक नया बिल ड्रॉ कर दिया, ठीक। फिर उसके बाद विनोद की ड्यू डेट आई, सेकंड बिल की मैच्योरिटी डेट आई, विनोद ने बिल एक्सेप्ट मेट कर दिया, तो पहला बिल डिसऑनर हो जाता है, दूसरा पहला बिल डिसऑनर हो जाता है, दूसरा मेट हो जाता है। अब जो रिन्यूड बिल की ड्यू डेट आई उससे पहले प्रमोद इंसॉल्वेंट हो गया, ओके। विनोद की बुक में एंट्री पास करना है, लास्ट एंट्री से पहले प्रमोद अकाउंट बनाना है, ड्यू अमाउंट आएगा, ड्यू अमाउंट का आधा आधा या 80-20 सेटलमेंट हो गया, तो विनोद को 50% या 80% मिल गया ये कैश डेबिट, और 20 या 50% बैड डेब्ट हो गया तो बैड डेब्ट डेबिट, ठीक। जो बंदा इंसॉल्वेंट होता है उसके लिए डेफिशिएंसी होती है और सामने वाले व्यक्ति के लिए बैड डेब्ट होता है, ये बात फाइनली अच्छे से रिमाइंडर कर लेना, ठीक है। विनोद प्रमोद के बीच में से प्रमोद इंसॉल्वेंट हुआ तो डिफरेंस अमाउंट प्रमोद की डेफिशिएंसी, विनोद का बैड डेब्ट, ये एक टाइप है। दूसरा टाइप, एक्स और वाई दो पार्टीज हैं, एक्स को 30,000 की, वाई को 20,000 की रिक्वायरमेंट है, एक्स वाई पर 50,000 का बिल ड्रॉ करता है, एक्सेप्ट करवाता है, अपनी बैंक से डिस्काउंटिंग करवा लेता है, दोनों इस अमाउंट को 3:2 के रेशो में शेयर कर लेते हैं, ठीक है। 50,000 का बिल 48,000 में डिस्काउंटिंग हुआ तो 48,000 का 3/5 एक्स अपने पास रख लेगा, अपने पास रखने की कोई एंट्री नहीं करते हैं, वाई को 2/5 बेच देगा, तो वाई को 2/5 रेमिट किया, तो साथ ही में जो टोटल 2,000 डिस्काउंट लगा उसका 2/5 800 रुपए भी वो वाई पर चार्ज कर देगा। एक्स ने वाई पर 50,000 का बिल ड्रॉ किया, अपनी बैंक से डिस्काउंटिंग कराया, 2/5 वाई को रेमिट कर दिया, डिस्काउंट भी वाई पर 2/5 लगेगा। अब ड्यू डेट पर एक्स अपना 3/5 वाई को रेमिट करने की पोजीशन में नहीं है, वो फेल हो गया, तो वाई एक्स पर 60,000 का एक बिल ड्रॉ करता है, ठीक है। एक्स ने बिल एक्सेप्ट किया, वाई को रिटर्न किया, वाई ने बिल डिस्काउंटिंग करवाया, ओके, और इसकी हेल्प से फर्स्ट बिल मैट हो गया। यहां मैंने क्या याद रखने को बोला था, सबको याद है ये चीज, सेकंड बिल का पर्पस होता है फर्स्ट बिल को मैट करना, इसलिए क्वेश्चन बोले या ना बोले 60,000 का बिल सपोज 57 में डिस्काउंटिंग हुआ तो पहले 57 में से फर्स्ट बिल मैट होगा, 50,000 माइनस होगा, बचे हुए 7,000 में से वाई ने एक्स को 3/5 रेमिट कर दिया, 2/5 खुद ने रख लिया। अगेन 60 वाला बिल 57 में डिस्काउंटिंग हुआ तो 3,000 के डिस्काउंट को 3:2 के रेशियो में दोनों शेयर कर लेंगे, कंप्लीट। इसके बाद ड्यू डेट आती है सेकंड बिल की, और सेकंड बिल की ड्यू डेट से पहले एक्स इंसॉल्वेंट हो गया। अब एक्स इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा, सेकंड बिल डिसऑनर हो जाएगा। ध्यान रखना, फिर से दूसरी बात, जैसे ही बोलता है एक्स बिकम इंसॉल्वेंट मतलब एक्स का एक्सेप्टेड बिल डिसऑनर हो जाएगा। अब एक्स का बिल डिसऑनर हुआ तो लाइबिलिटी वाई पर आ गई, पेमेंट बैंक को वाई ने किया, अब वाई को एक्स से कितना अमाउंट लेना है, एक अकाउंट बनाएंगे एक्स अकाउंट, उससे ड्यू अमाउंट आएगा और उस ड्यू अमाउंट का 60% एक्स ने वाई को पे किया, 40% एक्स के लिए डेफिशिएंसी, वाई के लिए बैड डेब्ट। जो बंदा इंसॉल्वेंट हो उसके लिए डेफिशिएंसी, सामने वाले के लिए बैड डेब्ट। तो बेटा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के इतने पॉइंट्स हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मीन्स डिक्रीजिंग इन एसेट्स, ठीक है, वो सब मीनिंग वगैरह अंडरस्टूड है आपको। अब डेप्रीसिएशन में दो मेथड्स होती हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। सीधा सा बस एक थॉट याद रखिए, इन स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रीशिएशन टू बी चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इन ईच ईयर, हर साल एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रीशिएशन लगेगा, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू या बैलेंस पर डेप्रीशिएशन नहीं लगाना है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, in this method depreciation to be charged on opening balance of assets in each year। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो भी एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस हो उस पर डेप्रीशिएशन लगाना है, कॉस्ट पर नहीं लगाना है। ये दोनों मेथड्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको परसेंटेज रेट ऑफ डेप्रीशिएशन और मेथड दोनों देता है, जो भी मेथड हो वो देगा और रेट देगा। रेट के साथ पर एनम वर्ड है या नहीं,
90% क्वेश्चन में पर एनम या एनुअल वर्ड होता है। ध्यान रखना, पर एनम का सब्सटीट्यूशन एनुअल है, एनुअल लिखा तो भी पर एनम का ही मीनिंग होता है वो। अगर रेट के साथ पर एनम वर्ड है तो खरीदते समय या बेचते समय जितने मंथ्स एसेट यूज में आई उतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। पर एनम वर्ड नहीं है तो खरीदते टाइम पूरे साल का लगेगा और बेचते टाइम कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। ठीक है, अब हमें बनाना क्या है, मशीन अकाउंट बनाना है। मशीन अकाउंट का फॉर्मेट रिवाइज कर लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट डेट, पर्टिकुलर अमाउंट डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, 3 कॉलम डेबिट, 3 कॉलम क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट प्रॉपर लिखो पर मशीन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले मशीन परचेस की टू बैंक। मशीन की परचेस प्राइस उसको खरीदने के, लाने के और लगाने के जितने भी एक्सपेंस क्वेश्चन ने दिए मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। मशीन खरीदते समय अगर कोई रिपेयर पैड हुआ तो वो भी मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। टू बैंक परचेस प्राइस प्लस एक्सपेंस दोनों मिलाकर आ जाएगा। हमेशा एसेट्स को नॉमिनेट करो ए बी सी, तो टू बैंक ए। अब इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, किस मेथड से, किस रेट से, वो प्रॉपर देखो। डेट ऑफ परचेस टू ईयर एंडिंग डेट, जितने मंथ्स एसेट यूज में आई उतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगाना। जब डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करो केयरफुल रहना, मंथ काउंटिंग में कोई शर्म नहीं करना, उंगलियों पर गिन लो। हाँ भाई, जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अरे बेटा, एक छोटी सी मिस्टेक पूरे क्वेश्चन को रॉन्ग कर देती है। हमें लग रहा है यार ये कोई गिनने वाली बात है ना, और अलर्ट हो जाओ। सीधी सी बात है कि आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, लेकिन जब आपको लगता है कि यहाँ तो लाइफ एंड डेथ का मैटर है तो अपन कितने अलर्ट हो जाते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी। अब वो हमारी एग्जाम, जो फाइनल एग्जाम में हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो लाइफ एंड डेथ वाला ही मैटर है। एक एक चीज कॉन्शियसली गिन लो, गलती होगी नहीं। ठीक है, वो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट कर लिया, बाय डेप्रिसिएशन लिख दो, बाय बैलेंस सीडी। अब नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस बीडी आ गया। अब सेकंड मशीन परचेस कर ली, टू बैंक बी मशीन। अब बाय डेप्रिसिएशन बेटा इनर कॉलम में ए और बी का डेप्रिसिएशन सेपरेट सेपरेट दो। बाय डेप्रिसिएशन ए का इतना, बी का इतना, और टोटल लगाकर बाहर करो। काफी बच्चे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन बाहर लिख रहे हैं। मत करो ऐसा, एग्जामिनर अनकंफर्टेबल रहता है। उसको टोटल बाहर निकाल कर दे दो। बाय डेप्रिसिएशन ए का इनर कॉलम में, बी का इनर कॉलम में, फिर टोटल लगाकर बाहर किया। बाय बैलेंस सीडी, ए का अलग बी का अलग, इनर कॉलम में, फिर टोटल लगाकर बाहर किया, टोटल लगा दिया। ठीक, अब थर्ड ईयर टू बैलेंस बीडी। अब थर्ड ईयर ए मशीन बेच दी। जब भी कोई मशीन बिकेगी सेलिंग डेट पर ध्यान रखना, बाय बैंक ए। सेलिंग डेट तक का डेप्रिसिएशन लगाओ, अगर पर एनम वर्ड है, नहीं है तो मत लगाना। बाय डेप्रिसिएशन ए का सेलिंग डेट पर ये सारी चीजें रिकॉर्ड होगी। सपोज 1 जुलाई को एसेट सेल हो रही है तो 1 जुलाई बाय बैंक, 1 जुलाई बाय डेप्रिसिएशन। अब प्रॉफिट हुआ या लॉस, वर्किंग देना कंपलसरी है। ए मशीन का सेकंड ईयर का तक का आपका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है, वही थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो गया। मतलब ए का थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस ले लो, उसमें 6 महीने यूज माई, जो अभी आपने बाय डेप्रिसिएशन 6 महीने का लिखा वो लेस कर दो। ये रिटर्न डाउन वैल्यू आ गई, इसमें से सेल लेस कर दो। रिटर्न डाउन वैल्यू ज्यादा है, सेल कम है तो लॉस। रिटर्न डाउन वैल्यू कम है, सेल ज्यादा है तो प्रॉफिट। लॉस है तो बाय पी एंड एल ब्रैकेट में जरूर लिखना लॉस ऑन सेल, और अगर प्रॉफिट है तो टू पी एंड एल ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल। ओके, ये मशीन क्लोज हो गई। अब जो मशीनें बची उस पर डेप्रिसिएशन लगा दो और बैलेंसिंग कर दो। बेसिक चीजें इतनी है डेप्रिसिएशन में, बाकी सारी आपकी प्रैक्टिस है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, चेंज इन मेथड वाला क्वेश्चन आता है। चेंज इन मेथड में किस ईयर तक कौन सी मेथड और रेट अप्लाई किया। मान लीजिए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है 2018 से। 2018 को मशीन खरीदी, 2019 का आपको डेटा दिया है, 18-19 दोनों का। फिर क्वेश्चन में नीचे इंफॉर्मेशन है, कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, फ्रॉम 2020 they decided to change the method of depreciation and adopted 15% return down value method. 18 और 19 में 10% स्ट्रेट लाइन है, 2020 से 15% पर एनम WD हुआ। चेंज इन मेथड में केयरफुली ध्यान रखना कि किस ईयर तक कौन सा मेथड और रेट है और एग्जैक्टली किस ईयर से मेथड चेंज हो रहा है।
तो फर्स्ट 2 ईयर 10% एसएलएम से डेप्रीशिएशन निकालकर बैलेंसिंग कर देंगे, थर्ड ईयर टू बैलेंस बीडी आ गया, अब थर्ड ईयर से 15% डब्ल्यूडीवी हो गया। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, डेट चेंज ईयर दिया है 2020, डेट नहीं दी है, तो चेंज बिगिनिंग से मानना है। क्लियर लिख दिया है, ऑन 31 दिसंबर 20 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। तो अगर 2020 के बीच में कोई एसेट सोल्ड हुई है तो उस पर ओल्ड मेथड से डेप्रीशिएशन लगेगा। वंस अगेन, चेंज डेट ना दे तो बिगिनिंग डेट से चेंज मानना है, इसलिए चेंज ईयर में अगर कोई एसेट सेल हुई तो सेलिंग डेट तक का डेप्रीशिएशन न्यू मेथड से लगेगा। अगर चेंज 31 दिसंबर से क्वेश्चन क्लियर लिख रहा है, अज्यूम मत करना, लिखेगा तब, तो बीच में अगर कोई एसेट सोल्ड हो रहा है तो उस पर ओल्ड मेथड से डेप्रीशिएशन लगेगा। ये डेप्रीशिएशन लगाकर पूरी अकाउंटिंग हो जाती है। ठीक, अगर कोई एसेट्स 1 जनवरी को परचेस किए और अगर उसको प्रोडक्शन में यूज करना स्टार्ट किया 1 अप्रैल से, तो ध्यान रखना डेप्रीशिएशन चार्ज 1 जनवरी से ही होगा। मेरे नोट्स में सॉल्यूशन में जो चीज रॉन्ग थी वही स्कैनर में भी रॉन्ग है, क्योंकि 2 साल पहले तक प्रैक्टिस अलग थी, इसलिए स्कैनर और नोट्स के उस क्वेश्चन को पूरी तरह से अवॉइड करना। आज का रूल है, परचेस किया 1 जनवरी, यूज में लाना स्टार्ट किया 1 अप्रैल, डेप्रीशिएशन 1 जनवरी से ही लगना स्टार्ट होगा। ओके, एक और पॉइंट आता है डिसमेंटलिंग एंड डिमोल्यूशन चार्जेस, मतलब एसेट्स को हटाने और निकालने के एक्सपेंस। ठीक है, एसेट्स लगी हुई है, उसको हटाना और निकालना है, उसके एक्सपेंस मतलब सेलिंग एक्सपेंस। जैसे परचेसिंग एक्सपेंस परचेस प्राइस में ऐड होते हैं, वैसे सेलिंग एक्सपेंस सेल प्राइस से लेस होते हैं। बाय बैंक सेलिंग एक्सपेंस लेस करके डायरेक्ट अमाउंट लिखो, फर्दर इसका कोई इफेक्ट मत देना। बस ये 1 बाय 1 सारी चीजें हैं। ठीक है, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन वाला एक क्वेश्चन आता है, या फिर मैं अलर्ट कर रहा हूं, अच्छे से सुन लेना। जिस क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर मशीन अकाउंट, वहां से मशीन बनाना। जब क्वेश्चन लिखे प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, तो फिर ऐसा करना। ठीक है, मन से कुछ भी नहीं करना है, ओवरलैपिंग मत करना, इधर का उधर इधर का उधर। ठीक, केयरफुली रिक्वायरमेंट को पढ़ना। अब क्वेश्चन में बोल रहा है प्रिपेयर मशीन अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। मशीन परचेस की टू बैंक, कोई डेप्रीशिएशन नहीं लगेगा, बाय बैलेंस सीडी, ए मशीन है, टू बैलेंस बीडी मशीन अकाउंट में आ गया। फिर सेकंड ईयर एक और मशीन खरीद ली टू बैंक बी, अब बाय बैलेंस सीडी ए और बी दोनों की कॉस्ट आ गई। 2 साल हो गए, ए खरीदी, सेकंड ईयर बी खरीदी, कोई डेप्रीशिएशन नहीं लगा, फर्स्ट ईयर बाय बैलेंस सीडी, सेकंड ईयर बाय बैलेंस सीडी विदाउट डेप्रीशिएशन। अब पैरेलल नीचे बनाओ प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। अब आप अपनी एग्जाम में कैसे अकाउंटिंग करोगे, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है। ठीक है ना, रफली डेप्रीशिएशन लिखते जाओ। ठीक, और बाद में जब मशीन अकाउंट क्लोज हो जाए उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बनाना, या साइमल्टेनियस दोनों बना रहे हो तो कॉपी का ऐसा पूरी कॉपी ऐसी खोल लेना, पहले वाले पेज पर मशीन अकाउंट, दूसरे पर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट। ठीक है, अब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में बाय डेप्रीशिएशन ए का टू बैलेंस सीडी, फर्स्ट ईयर क्लोज, सेकंड ईयर बाय बैलेंस बीडी। अब सेकंड ईयर बाय डेप्रीशिएशन ए का अलग बी का अलग, यहां पे भी सेपरेट सेपरेट शो करना, फिर टू बैलेंस सीडी। 2 साल का मशीन और प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन बन गया। अब मशीन अकाउंट पर आओ, थर्ड ईयर टू बैलेंस बीडी, ए और बी दोनों की कॉस्ट ब्रॉट डाउन होकर आ गई। 6 मंथ्स के एंड में, थर्ड ईयर के 6 मंथ्स के एंड में वो बोलता है बी ए सेल हो गई, तो बाय बैंक ए की सेल प्राइस। ठीक है, अब सेलिंग डेट तक का 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगाना है। अगेन मशीन अकाउंट में नहीं लगेगा, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में फिर से आओ। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में बाय बैलेंस बीडी थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, अब 6 महीने का डेप्रीशिएशन बाय डेप्रीशिएशन। अब आपने पहले साल ए का, दूसरे साल ए का, और ये 6 महीने ए का, कितना डेप्रीशिएशन लिखा वो केयरफुली कैलकुलेट करो। क्वेश्चन में बाय डेप्रीशिएशन ए बी सी क्लियर लिखना, तो ये कंफ्यूजन कभी आएगा ही नहीं। पहले साल का ए ले लो, दूसरे साल का ए का डेप्रीशिएशन ले लो, और तीसरे साल का 6 महीने का ए का डेप्रीशिएशन ले लो, तीनों की टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में लिख देंगे टू मशीन, और मशीन अकाउंट में लिख देंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन। ठीक है, अब वर्किंग नोट,
जो ओरिजिनल कॉस्ट ए की है उसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन लेस कर देंगे तो रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी, और रिटर्न डाउन वैल्यू में से सेल माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट हुआ है वही 2P&L, लॉस हुआ है बाय P&L। एक क्लोज हो गई। अभी बी बची है, इस बीच में सी और खरीद ली, उसी मशीन अकाउंट में टू बैंक सी मशीन की कॉस्ट। अब बाय बैलेंस सी डी बी और सी की कॉस्ट आ गई। इधर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में बाय डेप्रीशिएशन बी का अलग सी का अलग और टू बैलेंस सी डी। प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन कंटिन्यू रहेगा बी और सी से, ठीक है। ऐसे ये पूरी अकाउंटिंग चलेगी। अब इसमें एक और फंडा है जो अपन ने स्कैनर से पढ़ा था, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या रिक्वायरमेंट दे रहा है, प्रिपेयर मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट, मशीन डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है ना। अब कई बार ऐसा भी हुआ है प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड मशीन डिस्पोजल अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन नहीं पूछ रहा है। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना बेटा, अगर क्वेश्चन ने मशीन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन और मशीन डिस्पोजल दिया है तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर मशीन अकाउंट एंड मशीन डिस्पोजल अकाउंट, तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट जरूर बनाओ, भले ही नहीं पूछ रहा है, क्योंकि मशीन डिस्पोजल प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के साथ ही बनता है। तो जो अभी मैंने आपको पूरा सिस्टम बताया उसमें एक छोटा सा चेंज, क्या चेंज, थर्ड ईयर के 6 मंथ्स के एंड में, एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स ऑफ थर्ड ईयर ए सेल हो रही है, ठीक है ना। तो आपने मशीन अकाउंट को टू बैलेंस बी डी ए और बी की कॉस्ट से ब्रॉट डाउन कर लिया। अब 6 मंथ्स के एंड में थर्ड ईयर में बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट और ए की पूरी कॉस्ट लिख दो। मतलब मशीन डिस्पोजल अकाउंट जब भी बनेगा तो सोल्ड मशीन की कॉस्ट मशीन डिस्पोजल अकाउंट में जाएगी। मशीन अकाउंट में बाय मशीन डिस्पोजल ओरिजिनल कॉस्ट, कोई सेल प्राइस नहीं, कोई डेप्रीशिएशन। अभी इधर प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में आओ, थर्ड ईयर में 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन ए का लिख दिया बाय डेप्रीशिएशन। अब 2.5 साल का जो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया था जिसको भी मशीन में ट्रांसफर किया उसको भी टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट मशीन अकाउंट में बाय मशीन डिस्पोजल, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट में टोटल डेप्रीशिएशन टू मशीन डिस्पोजल। अब मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाओ। मशीन डिस्पोजल अकाउंट में सबसे पहले आ जाएगा टू मशीन, ए मशीन की कॉस्ट मशीन अकाउंट से ट्रांसफर हुई तो यहां लिखेंगे टू मशीन, ठीक है। ए इसकी सेल प्राइस लिख दो बाय बैंक, सेल प्राइस इस मशीन डिस्पोजल अकाउंट में आएगी। फिर लिख दो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, जो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में टू मशीन डिस्पोजल था वो मशीन डिस्पोजल अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, और टू P&L या बाय P&L। एक मशीन डिस्पोजल का एक अकाउंट बनेगा। सेकंड अगर सेल हुई है तो दूसरा मशीन डिस्पोजल फिर बना दो। ये पूरी अकाउंट बेटा यहीं तक अपने को पॉइंट है। बाकी अदर मेथड्स में अपन ने पढ़ा तो पहली बार पूरा ही था, रिवीजन में अपन ने पूरा ले लिया। शॉर्ट रिवीजन में मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो चीजें अंडरस्टूड है। आपको जरूरत लगे तो कॉपीज ओपन करिए, सम ऑफ द ये डिजीट मेथड का एक प्रोसेस रिकॉल कर लो, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, डिप्लीशन मेथड, ठीक है। इसके बाद मशीन आर रेट मेथड, यूजेज और माइलेज मेथड, ये सब मेथड अपन एक बार और रिवाइज कर लें, ठीक है बेटा। चलो।